हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मेरे पास ये कॉल्स आते हैं कि सर वो अपने घरों की टेरेस पर या अपने पेंट हाउस में वो यूपीवीसी की डोर या विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ उनके घरों में जो टेरेस है उस टेरेस पर 3 या 4 फुट की चारों तरफ वॉल्स होती है। उस वॉल्स के ऊपर यूपीवीसी को कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है या बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर होता है तो वहाँ पे विंडो को निकलने की या टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप घरों की टेरेस पर जो वॉल्स होती हैं उसमें किस तरह से आप यूपीवीसी को अच्छी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप आयरन के वहाँ पर फ्रेमिंग करा सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई पेंट हाउस है और वहाँ पर आप लकड़ी को निकाल के कोई यूपीवीसी का स्लाइडर लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप हैवी स्लाइडर को वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी अगर विंड प्रेशर भी आता है तो आपकी यूपीवीसी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरह की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, ताकि कभी भी आपको अगर यूपीवीसी इस तरह की लगवानी हो या किसी को सजेशन देना हो तो पहले से आपको इस तरह की जानकारी हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी छत के ऊपर जो वॉल्स होती है उस पर किस तरह से हम यूपीवीसी की डोर और विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी रफ वॉल्स है जहाँ पे किसी तरह की कोई भी अभी स्ट्रक्चर इंस्टॉल नहीं है। और उसके बाद हमने विंडो लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आयरन की एक स्ट्रक्चर बनवाया है, जिसमें कि हमने विंडो लगाने के लिए हमने उसमें पाइप वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के पाइप बेल्ट कराए हैं, जिसमें कि हाई डेंसिटी के यानी कि अच्छी गेज वाले पाइप लगवाए हैं। और विंडो लगाने से पहले सबसे पहले हमने उसको ऊपर प्राइमर करवाया है ताकि वो जंग ना खाए, और जैसे ही विंडो लगेगी उसके बाद उस पर प्राइमर किया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमने ये फ्रेमिंग है, ये यहाँ पर हमको 3 ट्रैक की फ्रेम लगानी है, इसलिए हमने पाइप के ऊपर पाइप बेल्ट करवाया है ताकि जो भी हम फ्रेम लगाएंगे 112 mm की, वो आप देख रहे हैं कि आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से देखो फिक्स हो चुकी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी अगर विंड प्रेशर आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी विंडो कभी भी नहीं हिलेगी, बल्कि हमेशा मौजूद रहेगी। सो आप देख रहे हैं कि इस तरह से अगर आपकी पाइप की चौड़ाई इतनी मिलती है तो आप सिंगल पाइप लगा सकते हैं। अगर सिंगल पाइप इतनी विड्थ का यानी 112 mm के बराबर का नहीं मिलता है तो आप पाइप के ऊपर दूसरा पाइप रखकर बेल्ट करवा सकते हैं, और बेल्डिंग भी इतनी अच्छी तरीके से करवाएं ताकि कभी भी फास्टनर लगाने पर वो एक दूसरे से अलग ना हो। तो आप देख रहे हैं कि हमने लेफ्ट में, राइट में और नीचे तो वॉल्स है और ऊपर भी इस तरह की फ्रेमिंग करवाई हुई है। अभी फ्रेमिंग करवाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि जो हम यूपीवीसी की फ्रेम वहाँ पर लगाने जा रहे हैं वो वहाँ पर गेज में यानी कि साउल में आ रही है या नहीं। सो ये डबल पाइप लगाने से पहले की फ्रेमिंग हम लोग चेक कर रहे हैं कि वहाँ पर विंडो अच्छी तरह से साउल में आ रही है नहीं, और नहीं आ रही थी इसलिए हमने वहाँ पर डबल पाइप की फ्रेमिंग करवाई हुई है। अब फ्रेमिंग करवाने के बाद नंबर आता है हमारी फ्रेमिंग लगाने का। सो आप देख रहे हैं कि 3 तरफ फ्रेमिंग होती है, इसलिए वहाँ पर हमको सेल्फ स्क्रू लगाने होते हैं ताकि विंडो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, क्योंकि आयरन के अंदर कभी भी फास्टनर नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पर हमेशा 25 या 50 mm का सेल्फ स्क्रू लगाना चाहिए। और जो बॉटम में हम लोग यूज करते हैं वो क्योंकि वॉल से, इसलिए वहाँ पर हमने फास्टनर लगा रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ड्रिल से वहाँ पर होल करने के बाद कम से कम 100 mm का वहाँ पर फास्टनर लगाया जाएगा, क्योंकि अगर इतने mm का फास्टनर लगाएंगे तो विंडो कभी भी हिलेगी नहीं, बल्कि हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है विंड प्रेशर के टाइम पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर माइनर गैप वहाँ पर आता है तो वहाँ पर अच्छी तरह से बहुत से लोग यहाँ पर गैप में खाली छोड़ देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब भी हम फ्रेम को फिक्स करें अगर कोई गैप आता है तो वहाँ पर पैकेट्स का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि पैकेट्स अगर आप लगाएंगे उसके बाद अगर स्क्रू को टाइट करेंगे तो विंडो कभी भी नहीं हिलेगी। सो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर पैकेट्स नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट स्क्रू को टाइट कर देता है, जिसकी वजह से विंडो कभी भी लूज हो जाती है। सो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उसका अलाइनमेंट किया गया है। अलाइनमेंट करने के बाद अंदर से और बाहर से यानी कि दोनों तरफ से वहाँ पर पैकेट्स को लगाया गया, और उसके बाद उसके जो स्क्रू लगाए उनको टाइट किया जा रहा है। उसके बाद जब हम पल्ले उसके अंदर डालते हैं तो जो पीछे का पोर्शन होता है यानी कि फ्रंट साइड का जो हमें दिखाई नहीं देता, जो बाहर की तरफ होता है, वहाँ की टेप सबसे पहले हमें निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जब हम पल्ले डाल देते हैं तो जो पीछे का पल्ला होता है उसका फ्रंट पोर्शन की टेप नहीं निकल पाती है, इसलिए बहुत से लोग छोड़ देते हैं। सो आपने देखा होगा कि बरसों बाद भी लोगों की घरों की विंडो में स्टिकर्स लगे होते हैं, वो इसी वजह से लगे होते हैं क्योंकि वो निकालने की जगह नहीं होती है। सो सबसे पहले जो भी फ्रंट साइड का जो पल्ला होता है उसके पीछे की टेप हमेशा निकाल देनी चाहिए,
ताकि वो देखने में बाहर से अच्छी लगे। और ये है पोर्शन अंदर का आप टेप लगा के छोड़ सकते हैं, और जैसे ही आपका पेंट का वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फ्रेमिंग के अंदर बेल्डिंग्स आपको दिख रही होगी, कई बार क्लीनिंग नहीं हो पाती, उसकी वजह से रह जाती है। तो कभी भी पल्ले आप डालें तो डालने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि वहाँ पे बेल्डिंग क्लियर है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले बेल्डिंग को क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही आपका पल्ला स्मूथ रन करेगा। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बेल्डिंग रह गई थी तो उसको पहले क्लीन किया गया है, क्लीन करने के बाद वहाँ पे पल्लों को डाला गया है। सो आप देख रहे हो कि जो पल्ले के अंदर जो हम हार्डवेयर यूज करते हैं, चूँकि ये DGU ग्लासेस लगे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने 4 व्हील रोलर का यूज़ किया गया। ये रोलर थोड़ा महंगा आता है लेकिन ड्राइव करने में बहुत ही ईजी होता है। आप सिंगल एक उंगली से भी पल्ले को स्लाइड कर सकते हैं। सो इस तरह के रोलर्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इससे भी बड़ा पल्ला होता है तो वहाँ पर हम 8 व्हील वाला रोलर लगाते हैं, और ये रोलर एडजस्टेबल होता है। अगर पल्ले डालने के बाद अगर आपका पल्ला ऊपर या नीचे होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दोनों तरफ हमने रोलर लगाए हैं वो एडजस्टेबल रोलर इसीलिए लगाते हैं ताकि हम पल्ले को एडजस्ट कर सकें। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि पल्ले को एडजस्ट करने के लिए उसका अलाइनमेंट सही तरह से आ जाए, इसके लिए हम जो रोलर्स हैं उनको एडजस्ट किया जा रहा है। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि पल्ला थोड़ा सा अगर ऊपर करने की जरूरत है तो ऊपर कर सकते हैं, और नीचे करने की जरूरत है तो नीचे, उसके बाद उसका अलाइनमेंट किया जाता है। और उसके बाद नंबर आता है जाली वाले पल्ले डालने का। सो सेम जैसे हमने अभी ग्लास में किया था उसी तरह से जो मैश का पल्ला होता है उसका जो पीछे का पोर्शन होता है यानी कि फ्रंट साइड का, उसकी भी पीछे की टेप निकाल देनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो एक पल्ला दूसरे के पल्ले के ऊपर ओवरलैप करके चिपक जाता है, इसलिए वहाँ पर पीछे की टेप निकालने की जगह नहीं होती है। सो आप देख रहे हैं कि जाली का पल्ला में अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है। और उसके बाद जो हम फ्रेमिंग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, फ्रेमिंग करने के लिए सेल्फ स्क्रू का यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद नंबर आता है हार्डवेयर लगाने का। सो हमने यहाँ पर कोई भी विंडो आपकी बालकनी की हो, चाहे वो फ्रेम के अंदर हो या फ्रेम के बाहर, वहाँ पर हमेशा में मल्टी पॉइंट लॉकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इधर की हाइट 6 फुट है, इसलिए वो ज़रूर लगाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर छिपकली वगैरह ना आए ट्रैक के अंदर, उसके लिए हम लोग ये एंटी लिफ्ट यानी सनब्रिज का यूज़ करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो नीचे का जो भी गैप आता है वो फिल हो जाता है, और यहाँ से कोई भी कीड़े मकोड़े या छिपकली वगैरह अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं। सो कई लोग एक तरफ लगा देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर 2-3 ट्रैक की विंडो है तो 2 ट्रैक के अंदर यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ ही सनब्रिज को अच्छी तरह से लगाना चाहिए। और उसके बाद एक पल्ला जब दूसरे पल्ले के ऊपर स्लाइड करता है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि कोई भी जो हमारा एल हैंडल है वो टूट ना जाए, इसलिए वहाँ पर हम स्टॉपर का यूज करते हैं। और साथ ही हमारा पल्ला हिले नहीं, इसलिए आपने ऊपर देखा होगा कि भी ब्लू कलर से और येलो कलर से आया था, उसमें हम एल लगाते हैं, एंटी लिफ्टर लगाते हैं, जिसकी वजह से पल्ला उठता नहीं है। अब नंबर आता है वहाँ पर इंटरलॉक लगाने का। तो सबसे पहले पल्ले का साई लिया गया है, साई लेने के बाद इंटरलॉक को काटा गया है, और उसके बाद इंटरलॉक की भी टेप निकाल देते हैं, क्योंकि एक बार इंटरलॉक जब फिक्स हो जाती है तो पीछे की टेप नहीं निकल पाती है, इसलिए उसको टेप को पहले निकाल के अच्छी तरह से इंटरलॉक को फिक्स करना चाहिए। सो आप देख रहे हैं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ के इंटरलॉक को लगा दिया गया है, और इंटरलॉक को अच्छी तरह से फिक्स करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर इंटरलॉक लूज रह जाती है तो वो पल्ला आपस में जब स्लाइड करता है तो टाइट हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंटरलॉक अच्छी तरह से लगाई गई हो, इंटरलॉक की टेप निकाल दी गई हो, और इंटरलॉक के अंदर जो बूल पाइप आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है वो बूल पाइप डली हुई है, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर साउंड भी नहीं आता है और कीड़े मकोड़े भी अंदर नहीं आ पाते हैं और डस्ट भी नहीं आ पाती है। सो आप देख रहे हैं कि अंदर यानी कि बाहर के पल्ले में और अंदर के पल्ले में अच्छी तरह से इंटरलॉक को लगा दिया गया है, और अंदर की टेप जैसे कि मैंने पहले बताया था आप ना निकालें, और बल्कि जब पेंट हो जाए उसके बाद अच्छी तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक कॉर्नर की फिक्स वाली विंडो है, और उस विंडो को फिक्स करने के लिए हमने राउंड वाले पोल का यूज़ किया है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि राउंड वाले पोल को किस तरह से विंडो में फिक्स करके लगाया जाता है। और सभी विंडो में यहाँ पे 20 mm का DGU ग्लास का यूज़ किया गया है, जो कि हमारे हीट और विंटर दोनों में प्रोटेक्शन करता है और कुछ हद तक साउंड भी रोकता है। सो आप देख रहे हैं कि जो फ्रेमिंग अच्छी तरह से पहले कर दी गई है, इसमें कि फिक्स वाली फ्रेमिंग है, और बाहर की तरफ अगर गैप आता है तो उसे सिलिकॉन से फिल कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा वॉल के ऊपर टाइल या पत्थर लगा दिया जाए, जिसकी वजह से फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और वहाँ पर उसको सेफ्टी के लिए सिलिकॉन भी अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। सो आप देख रहे हैं कि ये फिक्स वाली विंडो है, फिक्स के पीछे 3 ट्रैक वाली है, और जो पीछे गैप आता है उसे अच्छी तरह से सिलिकॉन से फिल करना चाहिए, जैसा कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा।
सो आप देख रहे हैं कि जो 3 ट्रैक की विंडो है वो थोड़ी सी बाहर निकल के आती है, क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है वो एक तरफ से ही मिल सकते हैं, या तो अंदर की तरफ से मिला सकते हैं या बाहर की तरफ से। सो चूँकि हम अंदर से देखते हैं इसलिए हम अंदर से उसको फिक्स करते हैं ताकि वो देखने में एक तरफ से दिखाई दे। और उसके बाद नंबर आता है फिक्स वाली विंडो को लगाने का। सो फिक्स वाली फ्रेमिंग हम जब भी करते हैं सबसे पहले हमें ग्लास को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ग्लास की टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और ग्लास को निकालते समय चारों तरफ की बीडिंग को पहले अच्छी तरह से निकालना चाहिए, क्योंकि कई बार चोट लगने की वजह से ग्लास टूट जाता है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि बीडिंग को अच्छी तरह से निकाल दिया जाए। और बीडिंग को निकालने के बाद गिलास, चाहे आपका छोटा गिलास हो या बड़ा गिलास हो, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ तरीके से उठाकर किसी लकड़ी के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन में गिलास रखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए पहले लकड़ी के ऊपर रख के अच्छी तरह से फिर विंडो की जो फ्रेमिंग है उसको किया जाना चाहिए। और विंडो की जैसी फ्रेमिंग हमारी कंप्लीट होती है, लगाने के बाद हम जब ग्लास को लगाते हैं तो हमेशा वैक्यूम का यूज करें, क्योंकि खाली हाथ से उठाना ग्लास मुश्किल होता है। कभी भी अगर प्रेशर पड़ गया तो ग्लास टूट भी जाता है। इसलिए हमेशा कभी भी अगर आपको हैवी ग्लास उठाना है तो हमेशा 1 या 2 वैक्यूम का यूज़ जरूर करें, ताकि ग्लास उठाने में आसानी रहती है। आप जैसे ही हम ग्लास फ्रेमिंग के अंदर डाल देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो उसकी बीडिंग्स है वो लगानी है। तो अभी एक एक करके सारी बीडिंग्स लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर की बीडिंग लगाएंगे, क्योंकि ग्लास को नीचे से फोल्ड करके रखा गया है। और ऊपर की बीडिंग लगाने के बाद फिर नीचे की बीडिंग लगाने के बाद फिर लेफ्ट और राइट दोनों तरह की बीडिंग को लगाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बीडिंग को ठोकते समय भी हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो आप हैमर का यूज़ करते हैं वो हमेशा नायलॉन वाली होनी चाहिए। साथ ही वो ध्यान रखना चाहिए कि कभी वो ग्लास के ऊपर ना लगे। और अब नंबर आता है जो हमने राउंडेड पोल के बारे में अभी आपको बताया था, जो इसमें 2 विंडो हमने कॉर्नर की लगाई हैं जो कि फिक्स है। और आप देख रहे हैं कि जो हम पोल यूज करते हैं उसके अंदर भी हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं। बहुत से लोग पोल के अंदर रीइंफोर्समेंट नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से विंडो के जो स्क्रू है वो लूज हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पोल का यूज करें, चाहे वो राउंड वाला हो या स्क्वायर वाला, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट जरूर डालें। और आप देख रहे हैं कि जो विंडो हम अभी लगाएंगे उसकी सबसे पहले अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर बेल्डिंग्स हैं तो सबसे पहले उसकी जो नाली होती है उसके अंदर की जो बेल्डिंग अगर है तो सबसे पहले उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको क्लियर नहीं करेंगे तो जो उसके ऊपर पोल लगाएंगे वो अच्छी तरह से नहीं लग पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने उसकी जो बेल्डिंग्स है वो क्लियर करने के बाद हम पोल लगाएंगे। पोल लगाने के लिए सेम वही सिस्टम, उसके सबसे पहले टेप निकाल देनी चाहिए, क्योंकि पोल एक बार लग गया तो उसकी टेप नहीं निकल पाती है। सो दोनों तरफ हमने राउंड पोल का यूज़ किया है। और आप देख पा रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट दोनों पोलों के अंदर डली हुई है। और पोल लगाने के लिए भी हमें कम से कम 50 mm का स्क्रू का यूज़ करते हैं, ताकि जो पोल्स के अंदर के स्क्रू जाएगा वो फ्रेम के अंदर जाए, तभी वो मजबूत रहेगी। और इसके अंदर भी हमने 20 mm DGU ग्लास का यूज़ किया गया है, क्योंकि सभी विंडो में हमने DGU ग्लास इसलिए लगाया है क्योंकि अंदर जो धूप है वो धूप के अंदर गर्मी महसूस नहीं होगी। और अगर विंटर में है तो विंटर के अंदर आपका जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर भी नहीं जमता है, और साथ ही इतनी ठंडक भी महसूस अंदर नहीं होती है। और तीसरी बात के अंदर जो साउंड की प्रॉब्लम होती है वो DGU ग्लास काफ़ी हद तक साउंड को भी रोक देता है। सो आपकी साउंड की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉस्टिंग वाइज थोड़ा सा महंगा होता है, नॉर्मल ग्लास से 150 रुपये स्क्वायर फुट पर महंगा आता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी फिक्स विंडो के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमने पोल को लगा दिया गया है। और पोल को लगाने के बाद जो आयरन की तरफ है उसमें सेल्फ स्क्रू लगाया गया है, और राइट हैंड पे वॉल की तरफ फास्टनर का यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि जो रेस्ट विंडो है फिक्स वाली उसको फिक्स किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि सेल्फ स्क्रू को लगाया जा रहा है। सेल्फ स्क्रू हमेशा थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि विंडो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और जैसे ही आपकी सारी विंडो फिक्स की कंप्लीट होती है 1 बाय 1 करके आपको जो ग्लासेस है वो अच्छी तरह से फ्रेम के अंदर डालना चाहिए। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी DGU ग्लास है 20 mm का, और 1 बाय 1 करके सारी ग्लासों को लगाने के बाद अच्छी तरह से बीडिंग को फिक्स करना चाहिए। और कोई भी बीडिंग लूज नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लूज रहेगी तो वो निकलने की संभावना रहेगी और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमेशा विंडो को लगाने के बाद सारी बीडिंग्स को दोबारा से चेक करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से फिक्स कर दी गई हो। और जैसे ही हमने फिक्स विंडो को लगाया उसके बाद नंबर आता है 3 ट्रैक वाली विंडो का। 3 ट्रैक वाली विंडो में भी हैवी ग्लासेस हैं
बड़ी विंडो अगर है तो संभाल के उसको लगाना चाहिए, 3 या 4 लोग कम से कम उसमें लगते हैं। और पल्लों को पहले अच्छी तरह से रखने के बाद फिर उसके अंदर जो उसकी फ्रेम के अंदर, नाली के अंदर डालना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और 1 बाई 1 करके पहले एक बाहर वाले गिलास, फिर अंदर वाले गिलास का पल्ला और सबसे लास्ट में जाली वाले पल्ले को डाला जाता है। और सेम जैसे कि हमने पहले देखा था, सबसे पहले हम अलाइनमेंट चेक करते हैं, अलाइनमेंट चेक करने के बाद में फिर हार्डवेयर लगाते हैं। और सबसे आखिरी में जो नंबर आता है वो आता है गैप फिलिंग के लिए। हम यहाँ पर सिलिकॉन का यूज करते हैं और सिलिकॉन मार्केट में बहुत सी वैरायटी की आती है, सस्ते से लेके महंगे तक बहुत सारी तरीके की सिलिकॉन आती है। कई सिलिकॉन 1 साल में ख़राब हो जाती है, कई 5-5 साल तक चलती है, 10-10 साल तक चलती है, कभी सिलिकॉन ख़राब नहीं होती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पैसे बचाने की ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि क्वालिटी यूज करें। सो यहाँ पर हमेशा अच्छी क्वालिटी की सिलिकॉन यूज करें, ब्रांडेड वाली, ताकि वो कभी भी ख़राब ना हो और लगाने के बाद हमेशा वो अच्छी तरह से सूख जाए। और सिलिकॉन को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लगाना चाहिए ताकि बाहर की कोई भी हवा है या डस्ट है या पानी है वो अंदर ना आने पाए, क्योंकि इतने पैसे लगाने के बाद अगर हवा और पानी अंदर आएगा तो वो मनी भी वेस्ट हो जाती है, साथ ही ये भी लगता है कि इतने पैसे लगाने के बाद मज़ा नहीं आया। सो लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी तरह से सिलिकॉन को फल किया गया हो। इसलिए हम जो नीचे वॉल के ऊपर जब हम फ्रेम करते हैं तो उसके ऊपर टाइल या मार्बल ज़रूर लगवाते हैं ताकि लगाने के बाद उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और उसके ऊपर जो हम सिलिकॉन लगाते हैं वो भी अच्छी तरह से लग जाए ताकि पानी अंदर ना आए। और नीचे और ऊपर लगाने के साथ साथ जो भी हमारे वर्टिकल पोर्शंस होते हैं, तो वर्टिकल पोर्शन में अंदर और बाहर दोनों तरफ से फ्रेमिंग पर सिलिकॉन लगानी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ छोड़ देते हैं, बल्कि पुट्टी करा देते हैं, लेकिन पुट्टी से वो मज़ा नहीं आता है, फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की सिलिकॉन लगाएं और सिलिकॉन लगाते समय ये ध्यान रखें कि सारे गैप्स अच्छी तरह से फिल हो गए हों। और विंडो लगाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये पिक्चर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पेंट हाउस में विंडो लगाई है और ये एल शेप में लगाई हुई है। और लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी खूबसूरती आ रही है। अगर इस तरह की विंडो आप भी लगवाना चाहते हैं तो अपने फैब्रिकेटर को बता सकते हैं और जिस तरह के आप डिज़ाइन चाहें उस तरह की कस्टमाइज करके आप अपने घरों में इस तरह की विंडो को लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं और इस तरह की नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि कभी भी अगर नई जानकारी मैं कोई वीडियो पब्लिश करता हूं तो नोटिफिकेशन के जरिए उसकी जानकारी आपको पहले से हो सके। अगर आप यूपीवीसी का लगवाना भी चाहते हैं तो मैं दिल्ली और आसपास के 300 से 400 किलोमीटर के एरिया में उससे सप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 800 से 1000 स्क्वायर फीट हो तभी, क्योंकि कन्वेंस कॉस्ट बहुत होती है, इसलिए इतनी क्वांटिटी ज़रूरी है। और अगर आप नई कोई फैक्ट्री का सेटअप करना चाहते हैं या कोई मशीन लेना चाहते हैं या कोई हार्डवेयर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे नीचे चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी हुई मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव है और भविष्य में आपके लिए काम आती है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि उससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं इस तरह की नई जानकारी आपके लिए आगे भी ला सकूँ। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।